हेलो गाइस, क्लास 10th फिजिक्स, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन लेक्चर 1 हम कर चुके हैं। और जो लेक्चर 1 में हमने किया था कि आपका इंट्रोडक्शन और लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट, इस बात के ऊपर हमने बहुत सारी एनालिसिस की थी। डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छे से इसको हमने पढ़ा था, तो एक बार लिख देते हैं कि इट्स फिजिक्स और मेरा नाम है मिलन, क्लास 10th, ठीक है। और आपके चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। लाइट जिसके बारे में हमको पूरे चैप्टर में पढ़ना ही पढ़ना है, और जो दो फिनोमेना लाइट से रिलेटेड हमको पढ़ने हैं वो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लास्ट लेक्चर में लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी के ऊपर हमने बहुत सारी बातें की है, तो एक बार मैं डिस्क्रिप्शन आपको दे दूं। और ये है आपका लेक्चर नंबर 2। अगर आपने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है तो उसे जाके देखिए, आपको बहुत ही मजा आएगा। इंटरेस्टिंगली चीजें आपको उसमें मिलने वाली है। मैं आपको बता दूं कि लास्ट लेक्चर में रिकैप कर लेते हैं। हमने पढ़ा था लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट। तो हमें बात की थी फॉर्म ऑफ एनर्जी के ऊपर कि लाइट जो है एनर्जी की फॉर्म कैसे है। इसके ऊपर बात करने के लिए हमने 3 एग्जांपल जो है इसके देखे थे। सबसे पहला एग्जांपल जो देखा था वो हमने देखा था हीट एनर्जी का, लाइट एज ए हीट एनर्जी। दूसरा हमने एग्जांपल देखा था फोटोसिंथेसिस का। किसका? फोटोसिंथेसिस। तीसरा एग्जांपल हमने देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, PEE मींस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो देखिए हीट जो है, लाइट को एज अ हीट एनर्जी कंसीडर करना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। आप लोगों ने नॉर्मल देखा ही होगा कि लाइट से हमको हीट मिलती है, ठीक है। तो इस वजह से हमने जो है इस एग्जांपल को चूज किया था कि जिससे कि आपको लगे कि हाँ, नॉर्मल डेली लाइफ में आपको हीट एनर्जी देखने को मिलती है। फोटोसिंथेसिस वाले एग्जांपल को चूज करने के पीछे का जो रीजन था वो ये था कि आपको अपने सिलेबस में 10th क्लास में फोटोसिंथेसिस पढ़ना है थोड़ा सा। इसकी डिटेल एनालिसिस आपकी क्लास 11th में है, 10th में शायद नहीं हो, 11th में आपने 9th में पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस। अब है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी आपको 11th में पढ़ना है थोड़ा सा, और 12th में फिजिक्स में आपको इसका बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मान के चलिए कि फोटो इलेक्ट्रिक एक चैप्टर है ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही जो है आपका मेन टॉपिक रहने वाला है उस चैप्टर के अंदर। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें जो फोटो वर्ड मिला हुआ है इसका मतलब होता है लाइट, ठीक है। मींस कि लाइट जिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बनी है उसको हम कहते हैं फोटॉन्स। तो वही फोटॉन्स से हमने ये टर्म लिया है फोटो, ठीक है। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात हम कर चुके हैं, विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट। इसकी बात हम जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब आपको पता चल जाएगा कि किस वजह से, लाइट की वजह से हमको जो चीजें विजिबल हो जाती है। तो अपने चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। फॉर्म ऑफ एनर्जी तक हम बात जो है कर चुके हैं। तो देखिए फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम लाइट के रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी थ्योरीज, उसका प्रोपेगेशन, इमेज फॉर्मेशन, मींस लाइट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हमको पढ़नी है उनको पढ़ते हैं। फिजिक्स की उस ब्रांच को हमने नाम दिया है ऑप्टिक्स। फिजिक्स की उस ब्रांच को हमने नाम दिया है ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स को भी हमने डिवाइड किया है 2 चैप्टर्स के अंदर। आपके 12th में आपको थोड़ा सा बता रहा हूं कि जो ऑप्टिक्स है इसको भी हमने फर्दर 2 चैप्टर्स के अंदर क्या है डिवाइड किया है। मींस रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। तो पहली बात तो यह कि लाइट की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, लाइट के नेचर के बारे में पढ़ना है, प्रोपेगेशन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सब हमको पढ़ना है। कुछ टर्म नए हैं आपके लिए, आप घबराइए मत, आपके 10th क्लास में नहीं है। बस मैं क्या कि इन टर्म्स को बार बार इसलिए बोल रहा हूं जिससे कि आप क्लास 11th या 12th में जाए तो आपको ये नहीं लगे कि ये टर्म नए हैं। क्योंकि टर्मिनोलॉजी से क्या होता है कि इंसान को डर लगने लग जाता है एक टाइम के बाद। अरे ये तो मैंने पहले कभी सुना ही नहीं, ये तो मेरे लिए बहुत नया वर्ड है।
अगर आप इन शब्दों से अभी से फेमिलियर होते चलोगे तो आपको अरे हाँ ये तो मैंने सुना था, तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। एक माइंडसेट बनाने की जो अप्रोच होती है वो यहीं से स्टार्ट हो जानी चाहिए। अगर आप वहां पे जाके सोचोगे कि मैं तो नया वर्ड है, कैसे करूंगा, इसी में आपकी पूरी साल निकल जाएगी 12th वाली। लेकिन आप यहीं से माइंडसेट बना लोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये सारे वर्ड्स में पहले सुन के आ चुका हूं। तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, तो मैंने आपको भी एक चैप्टर का नाम बताया था, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। तो जो मैटर होता है, मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है, देखिए जिन जिन वर्डों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, अगर हमको ये ही नहीं पता कि वो है क्या, जैसे हमने पढ़ा था कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, हम क्या कर सकते थे कि स्किप कर सकते थे कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट। अगली प्रॉपर्टीज या लाइट के अगले नेचर के बारे में हम बात करने लग जाते, लेकिन हमको जब तक ये नहीं पता चलता कि लाइट एनर्जी फॉर्म कैसे है तो फील वाली बात नहीं आती। हमने बात की थी कि फिजिक्स को पढ़ना बहुत आसान है, बस आपको क्या है कि उसको फील करते रहना है, उसको आप लिंक करते रहिए दूसरी चीजों के साथ, अपने डेली लाइफ में लिंक करते रहिए। एक एक वर्ड जिसका आपको मतलब नहीं पता है उसको गूगल कीजिए, उसको सर्च कीजिए, किसी दूसरे से पूछिए, अपने माइंड में कंफ्यूजन मत रखिए, फिर देखिए कि फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। तो मैंने कहा था कि ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर का ड्वेल नेचर होता है। अब ठीक है, हमने कह तो दिया, अब हमको ये नहीं पता कि मैटर होता क्या है। तो मैटर को मैं आपको बता दूं कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जगह घेरे, एंड हैव मास, जिसके पास मास हो और वो स्पेस घेरे, जगह ले अपने आप के लिए, ऐसी चीज को हम कहते हैं मैटर। इसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो साइंटिस्टों में बहस चल रही थी कि जो नेचर है किसी भी मैटर का वो पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है। पार्टिकल नेचर और वेव नेचर से क्या मतलब कि जैसे हमको पता है कि कोई भी एटम है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी वो एटम होगी, एटम से मिलकर बना होगा। अब एटम के अंदर भी हम फर्दर देखें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, ऐसे होते हैं। तो ये उसके पार्टिकल नेचर को शो करता है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एटम से मिलकर बनी हुई है। एटम्स उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स है कि जब बहुत सारे एटम्स मिल जाएंगे तो मॉलिक्यूल बना देंगे, मॉलिक्यूल जब बहुत सारे मिल जाएंगे तो एटम हमारा बन ही जाएगा, सॉरी एटम नहीं, ऑब्जेक्ट हमारी बन जाएगी। एटम के कलेक्शन से मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल के कलेक्शन से जिस ऑब्जेक्ट को हम बनाना चाह रहे हैं वो ऑब्जेक्ट बन ही जाता है। तो बेसिक फंडामेंटल यूनिट जो देखी जाए उसे हम कहते हैं एटम, कि एटम इज इनडिस्ट्रक्टिबल, एटम को हम डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट है, एटम जो सबसे छोटा है। तो ये थी पार्टिकल नेचर की बात कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगी वो किसी ना किसी अपने फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बनी होगी, ये बात चल रही थी। लेकिन बाद में साइंटिस्टों ने कहा कि ये बात तो ठीक है कि किसी ना किसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल या फंडामेंटल या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बन रही है, कि उसका पार्टिकल नेचर होता है। इस बात पे कोई हम ये नहीं कह रहे कि नहीं पार्टिकल नेचर नहीं होता, लेकिन उसके पास वेव जैसा नेचर भी होता है। ये बात भी हमको क्या होगी, माननी पड़ेगी। इस बात को हमने कब माना कि लाइट हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कुछ ऐसे फिनोमेना हैं जो लाइट के पार्टिकल नेचर की वजह से हम उनको प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है, मैं सब बता रहा हूं कि ऐसे फिनोमेना हैं जिनको हम लाइट के पार्टिकल नेचर की वजह से प्रूफ नहीं कर सकते। इन फिनोमेना को हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो इस वजह से उन फिनोमेनाओं को हमने क्या कहा कि वेव नेचर की वजह से समझाने की कोशिश की। तो हमने देखा कि वेव नेचर की जो थ्योरी है उन फिनोमेना के ऊपर बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। तो इस वजह से हमने कह दिया कि लाइट भी जो है पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर रखती है। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि दो तरह की ब्रांचेस होंगी। एक, लाइट को हमने एज ए पार्टिकल ट्रीट किया, तो जो फिनोमेना पार्टिकल नेचर की वजह से हमारे पास हो रहे थे हमने उनको रे ऑप्टिक्स में डाल दिया। और कुछ ऐसे फिनोमेना जो हमको लाइट की वेव नेचर की वजह से शो हो रहे थे उसको हमने वेव ऑप्टिक्स में डाल दिया। तो लाइट के जो है 12th क्लास में दो चैप्टर, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, और उनको किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, उनके नेचर की बेसिस पे। ठीक है, तो हमारे पास दो बन गए थे, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। 10th क्लास में हमको क्या पढ़ना है, 10th क्लास में हमको रे ऑप्टिक्स पढ़ना, मींस इमेज फॉर्मेशन, प्रोपेगेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब हमको क्या पढ़ना है, रे ऑप्टिक्स में। मींस कि इस चैप्टर में अब हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो हमारी रे ऑप्टिक्स कहलाएगी। वेव ऑप्टिक्स आपकी 12th में होगी। मैं कुछ फिनोमेना के नाम लिख देता हूं,
आपको पढ़ना है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ठीक है, आपको पढ़ना है पोलराइजेशन, ठीक है। तो ये 3 फिनोमेना है, और भी हैं जो आपको वेव ऑप्टिक्स में जाके पढ़ने हैं, और रे ऑप्टिक्स तो हम आपके यहां से हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो ये था कि कैसे लाइट को हमने ऑप्टिक्स ब्रांच में रखा है, और ऑप्टिक्स को भी हमने 2 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, रे और वेव, और जिसमें से रे हम स्टार्ट करने वाले हैं और वेव आपकी रहेगी क्लास 12th के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना रे ऑप्टिक्स से। बेसिकली कहें तो अपना हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। मैटर की डेफिनेशन, स्पेस एंड हैव मास, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में कैसे डिवाइड किया है, ये सब हमारी जो कंफ्यूजन थी वो सब दूर हो चुकी है। तो आइए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालिए सोर्सेज ऑफ लाइट, हेडिंग सोर्सेज ऑफ लाइट। लाइट के सोर्सेज क्या क्या है, ठीक है। लाइट के बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कि एक एक सोर्स को हम अलग अलग करके पढ़े, बहुत मुश्किल है। किसी भी चीज को अगर हम एक एक करके पढ़े तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसके लिए हम करते हैं क्लासिफिकेशन, चीजों को क्लासिफाई करते हैं कि जो चीजें एक जैसी हैं उनको हम एक ग्रुप बना देते हैं, जो चीजें एक जैसी हैं उनको हम दूसरे ग्रुप में डाल देते हैं। आपने देखा होगा हायरार्की कहते हैं सर, क्लास 9th में आपने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा, तो उसमें देखा होगा कि आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, ये सब कि एकाइनोडर्मेटा में क्या है कि वो सारे ऑर्गेनिज्म जिनकी एक जैसी प्रॉपर्टीज है उनको हमने एक अलग किंगडम बना दिया, एकाइनोडर्मेटा। आर्थ्रोपोडा में क्या है कि जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आर्थ्रोपोडा के जैसे सिमिलर प्रॉपर्टीज को कर रहे थे, हमने उनको आर्थ्रोपोडा में रख दिया। अब आर्थ्रोपोडा में रखने से क्या हुआ कि हमने सिर्फ किंगडम आर्थ्रोपोडा की जो है वो पढ़ी है, फाइलम आर्थ्रोपोडा के वो पढ़े कैरेक्टर्स, तो उस जितने भी उसके अंदर एग्जांपल्स हैं वो सारे एग्जांपल्स हमको याद हो गए, उन सारे एग्जांपल्स की प्रॉपर्टीज हमको याद हो गई। अब ऐसा करते कि हम एक एक एग्जांपल लेते हैं, फिर एक एक एग्जांपल की सारी डिटेल करते, बहुत टाइम लगता, और शायद हम कभी भी इस निष्कर्ष पर पहुंच ही नहीं पाते कि क्या हमने सारे ऑर्गेनिजम्स की डिटेल स्टडी कर ली है, नहीं कर पाए। लेकिन अब हम यह कह सकते हैं कि हाँ, अब भी स्टडी तो हम अब भी नहीं कर पाए, लेकिन कुछ ना कुछ हद तक अभी हम अपने प्रयासों में सफल हो पाए हैं। लेकिन एक एक एग्जांपल लेना बहुत मुश्किल है, इसी वजह से चीजों को वर्गीकृत किया जाता है, इसी वजह से चीजों को क्लासिफाइड किया जाता है, उनका डिवीजन किया जाता है, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ लाइट को भी हम ऐसे ही डिवाइड करेंगे। तो पहला डिवीजन का जो बेसिस है वो है कि सोर्सेज ऑफ लाइट मैन मेड है या फिर नेचुरल है। सोर्सेज ऑफ लाइट जो है वो मैन मेड है या फिर हमारा नेचुरल है, ठीक। मैन मेड और नेचुरल नाम से ही पता चल रहा है। नेचुरल मीन्स जो नेचर में पहले से प्रेजेंट है, मैन मेड मीन्स जो इंसान ने खुद बनाया है, और जो मैन मेड होता है इसी को एक नया टर्म हम दे देते हैं आर्टिफिशियल सोर्सेस, आर्टिफिशियल, ठीक है। इसी को हम कह देते हैं क्या, आर्टिफिशियल सोर्सेस। तो आर्टिफिशियल सोर्सेस में देखिए कौन कौन आएंगे। आर्टिफिशियल सोर्सेस में आपके रहेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब हुआ, आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, ठीक है। कैंडल जी बिल्कुल आर्टिफिशियल है, इंसानों ने बनाई है, क्या प्रकृति में पहले से थी, बिल्कुल नहीं थी। कैंडल, एलईडी चल रही है आजकल, सिस्का एलईडी, आपने ऐड देखा होगा। तो ये सब क्या है, आर्टिफिशियल। एग्जाम्पल सिर्फ ये 3 नहीं है कि आप सोच रहे हो कि यही 3 एग्जाम्पल है, बहुत सारे जितने भी आप देख रहे हैं सब आर्टिफिशियल है। नेचुरल को छोड़ दो, नेचुरल के मैं बता देता हूँ, नेचुरल तो बहुत कम है। नेचुरल में देखिए क्या क्या है। नेचुरल की बात की, नेचुरल के मतलब जो पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है, जो पहले से ही क्या है, प्रेजेंट है, वो नेचुरल सोर्सेस होते हैं, पहले से ही प्रेजेंट। जैसे आपका सन हुआ, सन मैन मेड हो सकता है क्या? क्या ऐसा हो सकता है कोई इंसान सन को बना दे? सोचिए एक बार, क्या ये पॉसिबल है कि सन को कोई इंसान बना दे? बिल्कुल पॉसिबल नहीं। तो ये क्या होगा, नेचुरल सोर्सेस। अब नेचुरल में देखिए, और मैं आपको बताऊं, मून, मून कैसा सोर्स है? मून भी नेचुरल सोर्स है। क्या ये पॉसिबल है कि कोई इंसान मून बना? नहीं। या मून को किसी इंसान ने बनाया? बिल्कुल नहीं।
तो सन, मून, अदर स्टार्स जो हुए वो सब कैसे सोर्सेस हैं? वो सब है हमारे नेचुरल सोर्सेस। अब इन नेचुरल सोर्सेस को तुम छोड़ दो, अब जितने भी लाइट के सोर्सेस तुम देख रहे हो वो सब सोर्सेस आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड की कैटेगरी में आते हैं। तो मैन मेड सोर्सेस और नेचुरल सोर्सेस, ये हमारा एक डिवीजन यहाँ पे खत्म। ठीक है, अब हम आगे जाके बात करते हैं, ये तो था मैन मेड और नेचुरल का। अब दूसरे डिवीजन की बात करते हैं। दूसरा जो डिवीजन हमने किया है वो क्या है कि लाइट के किस सोर्स के पास उसकी खुद की लाइट है, यानी कि द सोर्स विच कैन प्रोड्यूस देयर इट्स ओन लाइट, उसको हमने एक अलग कैटेगरी में डाला है। और लाइट का वह सोर्स जिसके पास खुद की लाइट नहीं है, मीन्स किसी दूसरे से लाइट ले रहा है और किसी दूसरे को दे रहा है, तो ऐसे सोर्स को हमने एक दूसरी कैटेगरी में डाला है। तो इन कैटेगरीज के नाम देखिए। तो एक कैटेगरी जो हमारी है वो है ल्यूमिनस, दूसरी कैटेगरी है नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस। ल्यूमिनस सोर्सेस ऐसे सोर्सेस हैं विच कैन प्रोड्यूस देयर इट्स ओन लाइट। ठीक है, तो ल्यूमिनस सोर्सेस की हम जो है बात कर रहे थे। तो ल्यूमिनस सोर्सेस कैसे सोर्स हैं, यानी कि कैन प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, खुद की लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ल्यूमिनस सोर्सेस कहलाए जाएंगे। और ऐसे सोर्सेस जो खुद की लाइट नहीं किसी दूसरे सोर्स पर डिपेंड करते हैं, ऐसे सोर्सेस को हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस सोर्स। मींस सपोज करो कि ये कोई सोर्स है ए, ठीक है, इसमें से क्या की लाइट आ रही है, एक सोर्स है बी, ठीक है, और ये है हम। ठीक, अब ये जो लाइट इस तक आई, इसने क्या किया, उसको रिफ्लेक्ट करके हमारे पास तक भेज दिया। ठीक है, हमको क्या लगेगा कि जो लाइट आ रही है वो लाइट सोर्स बी की है, लेकिन एक्चुअल में वो जो लाइट थी वो लाइट थी सोर्स ए की। तो ऐसे सोर्सेस जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती, जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती, वो किसी और सोर्स से लाइट लेते हैं और लेने के बाद हमारे आंखों में उनका रिफ्लेक्शन आता है। ठीक है ना, रिफ्लेक्शन आता है, उसी की वजह से हम ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, वी ऑब्जर्व द लाइट, यानी कि बी ने ए से लाइट ली और उसको क्या है कि रिफ्लेक्ट किया। तो ऐसे सोर्सेस को हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनियस सोर्सेस, जिनके पास खुद की लाइट नहीं है लेकिन किसी और की लाइट की वजह से वो हमको दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे सोर्स होते हैं नॉन ल्यूमिनियस सोर्सेस। ठीक है, तो ऐसे सोर्सेस को नॉन ल्यूमिनियस। हाँ, तो ऐसे सोर्सेस का एग्जांपल देखिए कि ऐसे सोर्स का एग्जांपल क्या होगा, मून। अरे सर ये क्या कह दिया आपने? जी हाँ, मून नॉन ल्यूमिनियस सोर्स है। आप कहेंगे मून नॉन ल्यूमिनियस, अरे सन, मून इधर लिखा हुआ है, सन इधर लिखा हुआ है, ये कैसे? जी हाँ, जो प्रोसेस मैंने अभी आपको बताई थी, दिस इज द सन, ठीक है, दिस इज द मून एंड हेयर बी। समझे? मून के पास खुद की लाइट नहीं है, मून के पास जो लाइट है वो सन की लाइट है, सन की लाइट की वजह से मून हमें दिखाई पड़ता है, इस वजह से मून को हमने नॉन ल्यूमिनस सोर्स कैटेगरी के अंदर रखा है। जरूरी नहीं है कि सन और मून दोनों एक ही कैटेगरी में हो। सन और मून एक ही कैटेगरी में थे कब? जब हम नेचुरल सोर्सेज की बात कर रहे थे। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट, एट दैट टाइम सन एंड मून बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम कैटेगरी, बट इन दिस कॉन्टेक्स्ट luminous and non-luminous, moon is present in the non-luminous category while the sun is present in the luminous category. क्यों? क्योंकि मून के पास खुद की अपनी लाइट नहीं है। तो ऐसे सोर्सेज जो लाइट के लिए किसी दूसरे सोर्स पर डिपेंड करते हैं, ऐसे सोर्सेज को हम नॉन ल्यूमिनियस सोर्सेज कहते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है कि सन को हमने ल्यूमिनियस सोर्स में रखा है क्योंकि वो लाइट के लिए किसी दूसरे सोर्स पर डिपेंड नहीं करता, उसके पास खुद की लाइट है। नॉन ल्यूमिनियस सोर्सेज के अंदर ऐसे सोर्सेज आएंगे जो लाइट के लिए किसी दूसरे सोर्स पर डिपेंड करते हैं, जिनके पास खुद की लाइट नहीं है। ठीक है, मून, ग्लास, ग्लास को आप अंधेरे में रख दीजिए,
नहीं दिखाई देगा। आपने टॉर्च जलाई, ग्लास तक लाइट गई, रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आई, हमको ग्लास दिखना स्टार्ट हो जाएगा और हमको क्या लगता है कि वो जो लाइट आ रही है वो उस शीशे के अंदर से लाइट आ रही है, लेकिन क्या एक्चुअली में वो लाइट उस शीशे की है? नहीं, वो लाइट उस सोर्स की है जिस सोर्स को हमने ऑन किया था। ठीक है, तो इस वजह से मून और ग्लास को हमने इस कैटेगरी में रख दिया। अब देखिए इसके बाद सन हो गया, बल्ब हो गया, बल्ब के अपनी खुद लाइट होती है, टॉर्च कह लीजिए, एलईडीज कह लीजिए, जितने भी एग्जांपल आप देख रहे हैं वो ल्यूमिनियस सोर्सेज होते हैं मोस्ट ऑफ ज्यादातर। लेकिन आजकल ग्लासेस जो चल रहे हैं अपने बिल्डिंग्स में लगे हुए देखेंगे, वो सब देखो वो क्या है, नॉन ल्यूमिनियस सोर्सेज ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, तो नेचुरल सोर्सेज ऑफ, आर्टिफिशियल सोर्स, ल्यूमिनियस सोर्सेज, नॉन ल्यूमिनियस सोर्सेज, ये आपने सारे के सारे देख लिए। अब आप अगर माइंड में ये एक तस्वीर मत बना लेना एक ये की जो नेचुरल सोर्सेज है उनको हम ल्यूमिनस सोर्स की कैटेगरी में रखेंगे या आर्टिफिशियल सोर्सेज को हम नॉन, उनका इस कैटेगरी से कोई लेना देना नहीं है। उसको डिवाइड करने का एक अलग बेसिस था और ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस में डिवाइड करने का एक अलग बेसिस है। ठीक है, एक ही एग्जांपल कई सारी कैटेगरीज में आ सकता है, इस बात में कोई दो राय नहीं। एक ही एग्जांपल को हम कई सारी कैटेगरीज में रख सकते हैं, बस क्या चीज पता होनी चाहिए कि उस जिस कैटेगरी में हमने उसको रखा है उस कैटेगरी को हमने किस बेसिस पे बनाया है। ये बात अगर हमको पता है तो फिर इस बात में हमको कोई गड़बड़ नहीं होने वाली कि वो एग्जांपल वहां पे कैसे गया कि मून को आपने नॉन ल्यूमिनियस में रखा है, सन को आपने ल्यूमिनियस में रखा है, जबकि दोनों ही नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट है। ठीक है, मून को हमने क्या किया कि नॉन ल्यूमिनियस में रख दिया, ठीक है, सन को हमने ल्यूमिनियस में रख दिया, बट कैसा है, नेचुरल है। मून कैसा है, नेचुरल है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत मानना कि नेचुरल को हम एक ही कैटेगरी में रखेंगे या नेचुरल को उस कैटेगरी में हमने क्यों रख दिया। क्यों? क्योंकि डिवाइड करने का बेसिस बदल गया है। किस आधार पे हमने चीजों को डिवाइड किया है, इस बार हमने आधार को बदल दिया। पिछली बार का बेसिस क्या था कि ऐसी कौन सी चीजें जो नेचर में पहले से प्रेजेंट थी और वो लाइट की सोर्सेज हैं, तो हमने उसको नेचुरल सोर्सेज में रख दिया, और जो मैनमेड थी हमने उनको आर्टिफिशियल सोर्सेज में रख दिया। अब यहाँ पे बेसिस क्या बना लिया है कि जिनके पास खुद की लाइट है उनको ल्यूमिनियस, और जिनके पास खुद की लाइट नहीं है, किसी दूसरे सोर्स पर डिपेंड है, तो हमने उनको डाल दिया है नॉन ल्यूमिनियस सोर्सेज के अंदर। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। चीजों को बेसिक से ध्यान से सुनते रहिए, आसानी से सुनते रहिए, बहुत चीजें बहुत आसान लगने लगेंगी आपको। अपनी रियल लाइफ से जोड़ने की कोशिश कीजिए। अगर कोई भी टर्म ऐसा है जिसका आपको मतलब नहीं है, स्किप करने की कोशिश मत कीजिए कि अरे चलो कोई नहीं, बस याद ही तो करना है, लिखना ही तो है, नंबर ही तो लेने। नहीं, जब तक आप उस टर्म का एक बेसिक से मीनिंग नहीं पता होगा ना, तब तक वो चीज आपके माइंड में हमेशा क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट करती रहेगी। ठीक है, अब कंफ्यूजन क्रिएट करती रहेगी तो उससे अच्छा क्या है कि हम क्या करें कि उसको हम जो है पर्टिकुलर वर्ड को जो मीनिंग है उसको या तो गूगल कर ले या किसी और से पूछ ले। तो जैसे हमने देखा था कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सबको पता होता है कि लाइट जो एनर्जी की फॉर्म है, लेकिन हम किसी से कहें कि ये बताओ कि हाउ लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो बहुत सारे लोग हो सकता है चुप हो जाते। लेकिन हमने कहा कि उसको भी डिटेल एनालिसिस किया था कि हाउ लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब उसी टाइप से अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़ेंगे, तो इसमें क्या है कि जब लाइट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो बहुत सारे नए वर्ड, नए टर्म हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि जितने भी नए टर्म आ रहे हैं उनको भी जो डेफिनेशन है, उनकी भी जो एक बेसिक है कि ये टर्म कैसे है, किस चीज से रिलेटेड है, उसको भी हम देखेंगे। देखिए प्रॉपर्टीज तो लिखाने में कुछ नहीं है, मैं लिखा दूं कि लाइट की स्पीड ये है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो पाथ ट्रेवल चेंज कर लेती है, डेविड फॉर इट्स पाथ, रिफ्लेक्शन शो करती है। तो देखिए लिखवाना बहुत आसान है, लेकिन उन चीजों को कैसे समझाना है इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा, और जो नए नए टर्म है उनको भी हम समझते चलेंगे। अभी हम पढ़ेंगे तो एक टर्म आएगा प्रोपेगेशन। देखिए जब इंसान एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, ठीक है,
एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, हाँ डी पे जाना है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखिए मैं लिखूंगा कि ए पर्सन मूव्स, मैं क्या टर्म यूज कर सकता हूं, मूव्स यूज कर सकता हूं। दूसरा मैं लिख सकता हूं अ पर्सन रन्स, मैं लिख सकता हूं वॉक्स। तो ये जो टर्म है ये हमने इंसान के लिए यूज कर दिया, अ पर्सन मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, रन्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अगर हम ऐसे ही लाइट के लिए बात करें तो क्या हम लाइट के लिए ये लिखेंगे लाइट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, लाइट वॉक्स फ्रॉम, लाइट रन्स फ्रॉम, नहीं। लाइट के लिए जो लाइट के जो चलना है, लाइट को एक पॉइंट से दूसरी जगह पे जाना है, उसके लिए फिजिक्स में एक नया वर्ड दिया गया है, वो है प्रोपगेशन। तो प्रोपगेशन कुछ नया नहीं है, बस प्रोपगेशन क्या है, प्रोपगेशन इज ओनली द ट्रांसफर ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ट्रांसफर ऑफ लाइट मींस लाइट क्या एनर्जी है, तो हम ट्रांसफर टर्म का यूज कर सकते हैं कि लाइट का एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। इसके लिए हम टर्म जो या तो ट्रेवल यूज करेंगे कि लाइट ट्रेवल्स इन अ मीडियम, या फिर हम जो टर्म यूज करेंगे वो करेंगे प्रोपगेशन कि लाइट प्रोपगेट्स इन अ मीडियम, ऐसे करके। ये दो टर्म है, इनको आप याद रखें, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की बात करें तो देखिए सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है लाइट की, और वो हम कई बार बात कर चुके हैं, इनविजिबल। इनविजिबल का क्या मीन्स है, क्या आपने कभी लाइट को आते हुए देखा है कि अरे यार लाइट यहां पहुंच गई, कि लाइट यहां पहुंच गई, ऐसा कभी आपने देखा है? कभी नहीं देखा। लाइट खुद तो इनविजिबल है, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट वी कैन सी अदर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। लाइट की वजह से हम दूसरी ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं क्लियरली, लेकिन क्या हमने कभी लाइट को देखा है? नहीं देखा, हमने कभी भी लाइट को नहीं देखा। तो लाइट खुद इनविजिबल है, बट ड्यू टू presence of light we can see objects clearly। लाइट खुद इनविजिबल है, लेकिन लाइट की प्रेजेंस की वजह से हम दूसरी ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, क्लियरली हम देख सकते हैं, ठीक है। ओके, दूसरी बात की जाए लाइट की, तरह लाइट is an electromagnetic wave, कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब एक नया वर्ड आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एक नया वर्ड आ गया है, क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या मतलब है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको दो वर्ड दिख रहे होंगे, इलेक्ट्रो, एक मैग्नेट। इलेक्ट्रो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, और मैग्नेटिक कहीं ना कहीं मैग्नेटिज्म से अपना संबंध रखता है, रिलेशन है। तो बताते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या मतलब है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है कि ऐसी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर any medium, do not require any medium for propagation। मीन्स कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव होती हैं जिनको प्रोपेगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इस बात का क्या मतलब है, मीडियम क्या होता है? मीडियम जैसे एयर है, एयर को हमने एक मीडियम कह दिया। वाटर को हमने एक अलग मीडियम बता दिया। वैक्यूम वैसे कहें कि मीडियम है या नहीं, लेकिन वैक्यूम एक ऐसी जगह है जहां पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, कोई गैस प्रेजेंट नहीं है, कोई डस्ट पार्टिकल कुछ भी नहीं है, उसको हमने कह दिया वैक्यूम। तो वैक्यूम भी एक अपने तरह का एक अलग मीडियम बना रहा है, ठीक है। तो वैक्यूम और एयर को हम वैसे तो एक नहीं है, लेकिन एक ही मान के चलेंगे। क्यों? क्योंकि एयर में भी सिर्फ क्या प्रेजेंट है, सिर्फ गैसेस प्रेजेंट है, जिनका की इतना ज्यादा लाइट के प्रोपेगेशन पे इफेक्ट नहीं आता। तो इस वजह से वैक्यूम की बात करें या फिर एयर की बात करें, तो दोनों में क्या है कि ज्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला, और हम एक ही चीज को जो है बात करते रहेंगे। वैक्यूम की बात करें या एयर की बात करें तो एक ही मान के चलेंगे। हाँ, अगर हम बात करें वाटर की,
तो वाटर में तो लाइट के प्रोपगेशन पे इफेक्ट आएगा। अगर हम बात करें ग्लास की कि लाइट जब किसी ग्लास से पास होती है तो अपने पाथ को डाइवर्ट करती है, तो ग्लास भी क्या है, एक दूसरे प्रकार का मीडियम हो गया। तो ऐसे होते हैं मीडियम। तो लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, और ये आप बात आसानी से जानते भी होंगे। क्यों? क्योंकि अर्थ से 100 या 200 किलोमीटर ऊपर जाए तो आप देखोगे कि मीडियम है ही नहीं। और लेकिन लाइट कितनी दूर से आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि लाइट इतनी दूर से आ रही है, वहां पे मीडियम नहीं है कोई, तो लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। क्या साउंड को जरूरत है? हाँ, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है, लेकिन लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। इसलिए आपने सुना होगा कि जब लोग चांद वांद पे जाते हैं, आपने देखा होगा कि अगर वो कुछ बोले तो किसी दूसरे इंसान को सुनाई नहीं देगा उनका बोलना। अगर मैं चांद पे जाके बोलूं कुछ तो उनको सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मीडियम ही नहीं है कोई। और जब मीडियम नहीं है तो साउंड कैसी वेव है कि साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब मीडियम ही नहीं है तो प्रोपेगेट कैसे करेगी? और प्रोपेगेट नहीं पड़ेगी तो करेगी तो हमें सुनाई नहीं पड़ेगा। तो साउंड को मूव करने के लिए एक मीडियम की जरूरत है, लेकिन लाइट को मूव करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई होगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। फॉर किसके लिए? फॉर प्रोपगेशन। ठीक है, डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, किसी भी मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। इस बात को याद रखना। अब लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। थोड़ा सा एक हाई लेवल पे थोड़ा सा जाते हैं 12th में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दो वर्ड इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या होता है, चलिए देखिए, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। लाइट जो है इन दोनों कंपोनेंट से मिलकर बनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसके अंदर और एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है उसके अंदर। अब सपोज कीजिए लाइट को इस डायरेक्शन में मूव करना है। किस डायरेक्शन में? लाइट हैव टू मूव इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, लाइट हैव टू प्रोपेगेट, नॉट मूव, लाइट हैव टू प्रोपेगेट इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। और मैं कहूं कि ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में है, लाइट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। ठीक है, तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड को मैं कैसे लगाऊंगा? ऐसे ऐसे ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा इस डायरेक्शन में, समझे? मैग्नेटिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में। तो ये तीनों मार्कर मींस दिस इज द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लाइट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द लाइट। ये तीनों मार्कर एक दूसरे के साथ कितने डिग्री के एंगल पे हैं? 90 डिग्री के एंगल पे। तो लाइट का जो प्रोपेगेशन होता है वो भी इसी बेसिस पे होता है कि जो तीनों वेक्टर होंगे वो तीनों वेक्टर आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ये वेक्टर 90, ये वेक्टर 90, ये वाला वेक्टर भी 90। तो तीनों वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं वो डायरेक्शन भी उस इन दोनों वेक्टर के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो ऐसी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपेगेशन, इस टाइप से होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं किसे? ऐसी वेव जिसको प्रोपेगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो नेक्स्ट पे जाते हैं। ठीक है, चलिए ऊपर लिखते हैं। देखिए, बात करते हैं मीडियम की। ट्रांसपेरेंट मीडियम कौन सा मीडियम होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें से लाइट आसानी से पास कर जाती है। तो वैसे ये प्रॉपर्टीज लिखने की नहीं है, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूं कि लाइट कैन इजीली पास थ्रू द ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, दैट लाइट कैन इजीली passes through the transparent medium। कि जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा लाइट उसमें से क्या है कि इजीली पास कर जाएगी। अब मीडियम तीन तरह के हो सकते हैं, आपको पता होगा, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। ओपेक में से तो बिल्कुल भी पास नहीं कर पाती लाइट।
ट्रांसल्यूसेंट में से क्या है कि सम पार्ट ऑफ लाइट कैन बी पास्ड और सम पार्ट ऑफ कैन नॉट बी पास्ड, तो ऐसे होते हैं। लेकिन जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं, ऐसे मीडियम को कहते हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक है। यानी कि एक मीडियम जिसमें से हम दूसरी तरफ क्लियरली देख लें उसे हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो उस मीडियम में से लाइट भी क्या करेगी कि इजिली पास आउट कर जाएगी। तो लाइट कैन इजिली पास थ्रू द ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। एक और बात देखते हैं कि स्पीड ऑफ जो लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से, और ये अप्रोक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड ऑफ द लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका क्या मतलब है कि जो लाइट की स्पीड है, हाँ पहले तो ये अप्रोक्स क्यों लिखा है, देखिए अप्रोक्स का मतलब है कि एक्चुअल में 3 × 10⁸ नहीं है, बट इट टेंड्स टू बी, इट सीम्स टू बी दैट इसकी वैल्यू है 3 × 10। ये 2.96 कुछ होता है, लेकिन हम एक्चुअली में इसको क्या लिखते हैं 3 × 10⁸। इसको अगर हम देखें तो ये हो गया हमारा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। दैट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये आपका निकल के आएगा। एक सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है। दिस इज द स्पीड ऑफ द लाइट, और ये अभी तक की हाईएस्ट स्पीड है, ठीक है। ये अभी तक की क्या है, हाईएस्ट स्पीड है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट हर जगह इतनी ही बनी रहती है क्या? स्पीड ऑफ लाइट हर जगह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। हर जगह लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड नहीं है। दिस वैल्यू इज ओनली फॉर व्हेन द मीडियम इज एयर और वैक्यूम। जब हमको मीडियम या तो एयर दिया हुआ हो या हमको वैक्यूम दिया हुआ हो, तब हम लाइट की स्पीड को 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कहेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन कि इसका मतलब यह है कि मीडियम चेंज करेंगे तो लाइट की स्पीड भी चेंज होगी। जी हाँ, तो लाइट की यह भी प्रॉपर्टी हुई कि whenever light goes from one medium to another, it changes its speed. It changes its speed. कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपनी स्पीड को चेंज कर लेती है। ठीक है, अब इसी से मैं लिंक करता हूं, एक और पॉइंट है कि whenever a light passes from one medium to another medium, it changes its speed, and due to its change in speed, it also deviates from its own path. कि इसकी स्पीड में जो क्या है कि चेंज आता है, उस चेंज की वजह से क्या है कि जिस ओरिजिनल पाथ पे ये पहले जा रही होती है उस ओरिजिनल पाथ से क्या करती है, डेविएट कर जाती है। लेक्चर नंबर 1, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, थोड़ा सा बताया था कि क्या है कि डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओन पाथ व्हेन इट्स पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। यही तो था कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो अपने पाथ को डेविएट करेगी। यही हमने वहां पढ़ा था। तो यही बात यहाँ पे है कि स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मीन्स 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड की जो स्पीड है, ये स्पीड सिर्फ और सिर्फ एयर या फिर वैक्यूम के लिए है, ना कि हर एक मीडियम के लिए। हर एक अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होगी। अब स्पीड अलग अलग होगी तो जिस पाथ पे वो जा रही है वो पाथ भी उसका हर एक मीडियम में बदलता रहेगा। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या ये है, और मीडियम का होना चाहिए एयर या फिर वैक्यूम होना चाहिए। तो मैंने कहा था कि ये स्पीड हाईएस्ट है। ये स्पीड हाईएस्ट है किसके लिए, एयर या वैक्यूम के लिए। मींस एयर की लाइट की जो स्पीड है वो हाईएस्ट होती है किसमें, एयर में या फिर वैक्यूम में। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि अगर मैं और दूसरा कोई मीडियम लूंगा तो उस दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड इस स्पीड से ज्यादा नहीं कर सकती, इस स्पीड को एक्सीड नहीं कर पाएगी। जो स्पीड आएगी लाइट की वो स्पीड हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कम ही आएगी। एयर और वैक्यूम के अलावा आप कोई सा भी दूसरा मीडियम चुन लो,
तो आप देखोगे कि जो स्पीड है वो हमेशा इससे कम आ रही है। तो दिस इज द हाईएस्ट स्पीड ऑफ द लाइट, यह लाइट की हाईएस्ट स्पीड है, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द लाइट अटेन्ड बाय इट इन विच मीडियम, इन मीडियम ऑफ एयर और वैक्यूम, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से हम कौन सा मीडियम चुने जिसमें कि लाइट ऑफ स्पीड ज्यादा है, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि कौन सा मीडियम चुने जिसमें कि लाइट हमको टाइम दे दिया जाए कि इस टाइम में वहां पे पहुंच जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन घुमाया भी जा सकता है या फिर डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि किस मीडियम में स्पीड जो लाइट की मैक्सिमम होती है। तो याद रखिएगा कि लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है किसमें, एयर और वैक्यूम में, ठीक है। तो लिख देते हैं पॉइंट को, आप भी लिख लेते हैं। मैक्सिमम स्पीड किसमें होती है, एयर और वैक्यूम में होती है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट लिखते हैं इससे आगे का, जिसपे बात करते थे लाइट चेंजेस, ठीक है। लाइट चेंजेस इट्स स्पीड when it passes through one medium to another medium। देखिए बात लैंग्वेज की है, बुक्स में हो सकता है सेम ऐसे नहीं लिखा हूं, बुक में हो सकता है लाइट चेंजेस इट्स स्पीड व्हेन इट गोज थ्रू वन मीडियम टू अनदर, ठीक है, व्हेन इट पासेस फ्रॉम, व्हेन इट पासेस थ्रू। तो लेकिन बात का जो मीनिंग निकल के आएगा वो यही है कि जब लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड बदल जाएगी। और दूसरी बात में सरल भाषा में कहूं कि लाइट की अगर पहला मीडियम सपोज करूं कि पहला मीडियम मेरा एयर है और दूसरा मीडियम मेरा वाटर है, तो एयर से और वाटर में जाएगी, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे स्पीड उसकी x है, यहाँ पे स्पीड उसकी x है, अब इसकी स्पीड मान लो एयर में x है, वाटर में हमने इसकी स्पीड मानी है y, ठीक है। तो मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं कि अब अगर मुझसे पूछा जाए कि x और y में क्या रिलेशन है, रिलेशन मीन्स कि x बड़ा है या y, तो x इज ग्रेटर देन y, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। मीन्स एयर के साथ आप कोई सा भी दूसरा मीडियम ले लो, स्पीड लाइट की मैक्सिमम जो होगी वो हमेशा एयर में या फिर वैक्यूम में जो है मैक्सिमम हमेशा रहेगी, ठीक है। हमेशा लाइट की स्पीड एयर में जो है मैक्सिमम रहेगी। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। तो लाइट चेंजेस इट्स स्पीड व्हेन इट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब इसी को हम चाहे तो आगे बढ़ा सकते हैं कि अब लाइट की जो स्पीड चेंज होगी, हमने बात की थी कि जब स्पीड चेंज हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे, तो ये क्या अपने पाथ को भी चेंज करेगी। पाथ को चेंज करेगी मींस कि व्हेन द लाइट पासेस फ्रॉम या फिर व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओन पाथ। ये अपने ओन पाथ को क्या कर जाएगी, डेविएट कर जाएगी। मींस जिस पाथ पे वो आ रही थी वो उस पाथ पे आने के बजाय किसी दूसरे पाथ पे क्या करेगी, ट्रेवल करने लगेगी, ठीक है। देखिए कैसे, चलो मैं उस पहले पॉइंट को लिख देता हूं। दैट light deviates from its own path when it goes from one medium to another। गोज की जगह पे when it travels from, जो ज्यादा बेटर रहेगा, when it travels from one medium to another, यानी कि लाइट जो है अपने पाथ को डेविएट करेगी जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाए, ठीक है। ये हमारी क्या है, मीडियम की बाउंड्री है, ओके। मीडियम वन, मीडियम टू, ठीक है। ये है मीडियम वन और नीचे वाला है मीडियम टू। सपोज करो ऊपर से लाइट आ रही है। अब अगर ये मीडियम नहीं होता, मान के चलो देयर इज नो मीडियम, तो लाइट क्या करती, जिस पाथ पे आ रही है उसी पाथ पे एज इट इज चली जाती, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे क्या है कि दो मीडियम है, तो दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली एक बाउंड्री है इसमें, ठीक है। देयर इज अ बाउंड्री विच इज सेपरेटिंग द टू मीडियम्स। तो ये क्या है, वो बाउंड्री है जो इन दोनों मीडियम को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। किसको, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। तो अकॉर्डिंग टू दिस लैब को क्या करना है कि अपने पाथ को क्या करना है, डेविएट करना। तो अब डेविएट किस टाइप से करेगी इसको हम देख लेते हैं। वैसे ये जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे वहां पे हमको पूरी फिनोमेना पढ़ना है, लेकिन एक बार देखिए कि हमको जो पाथ जो सरफेस बाउंड्री दी हुई है उस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है। नॉर्मल हमने ड्रॉ कर लिया, ओके। अब मैं स्पीड वाली बात से, स्पीड वाले पॉइंट को रिलेट करता हूं कि अगर नीचे वाले मीडियम में आके हमारी लाइट की स्पीड ज्यादा हो जाती है, हमारी लाइट की स्पीड ज्यादा हो जाती है, तो वो लाइट अपने जिस पाथ से, यानी कि अपने पाथ, उसका पाथ था ये वाला, ठीक है। उसका पाथ कौन सा था, मैं नाम दे देता हूं, उसका पाथ था ए बी, कि वो ए बी पाथ पे आ रही थी अगर बाउंड्री नहीं होती तो। अब अगर क्या है कि बाउंड्री भी है, मीडियम भी है, और सेकंड वाले मीडियम में लाइट की स्पीड मान लो ज्यादा हो गई, लाइट की स्पीड ज्यादा हो गई, तो तब ये अपने पाथ को कैसे डेविएट करेगी। अब देखिए डेविएट कैसे कर सकती है, हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो ये लाइट इस तरफ चली जाए, या फिर ये लाइट हमारी इस तरफ आ जाए। तो इस तरफ किस केस में जाएगी और इस तरफ किस केस में जाएगी, इस वाली बात पे हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। और रिफ्रैक्शन में तो हमको पूरा ये पढ़ना है। देखिए जब इसको इस तरफ जाना होगा तो इसका मतलब ये है कि इसकी स्पीड जो है इस वाले मीडियम में बढ़ गई है। क्या हो गई है, स्पीड इसकी बढ़ गई है। इस वजह से ये नॉर्मल से कहां जा रही है, दूर जा रही है, ठीक है। जब इसकी स्पीड कम हो जाएगी, जब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये नॉर्मल की तरफ क्या होगी, बेंड होने लग जाएगी, ठीक है। तब ये नॉर्मल की तरफ बेंड होने लग जाएगी। तो आपको पता चल गया। और वैसे जो पूरा फिनोमेना है कि रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, ये सब जो हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे उस टाइम पे बात करेंगे। तो मैंने आपको बताया, देखिए अगर मीडियम नहीं होता तो डायरेक्ट चली जाती ए बी वाले पाथ पे, ठीक है। अगर नीचे वाले मीडियम में स्पीड बढ़ रही है तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी, अगर स्पीड कम हो रही है तो नॉर्मल के नजदीक आ जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा कि लाइट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओन पाथ व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है। अब वैसे लाइट की जो मेन प्रॉपर्टीज है वो तो आपकी हो चुकी। अब कुछ नॉलेजेबल या फिर नॉर्मल ऐसी ध्यान में रखने वाली बात है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन आपने अभी देखा कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती, बेंड भी कर जाती, ठीक है। लाइट की स्पीड आपको पता चल गई। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ लाइट की 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर तक उसकी जो वेवलेंथ होती है लाइट की, ठीक है। चलो वेवलेंथ वाले पॉइंट को दिखाई देता हूं, ये आपको ठीक है। ठीक, तो लाइट की जो वेवलेंथ है हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि लाइट की वेवलेंथ होती है हमारी 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ठीक है। अब वेवलेंथ क्या होती है इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। हमने लिखा वेवलेंथ, नाम से आपको पता चल रहा होगा कि एक लेंथ है। अब लेंथ कौन सी है, देखिए हमने कहा था कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगी, ठीक है। इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगी, ठीक है। अब वेवलेंथ किसे कहते हैं, ठीक है। दो एडजेसेंट पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है, दो सेम एडजेसेंट पॉइंट विच आर प्रेजेंट एट द सेम हाइट, उन पॉइंट्स के बीच की दूरी को हम वेवलेंथ कहते हैं। सेम हाइट का मतलब क्या है, देखिए सपोज करो कि ये मेरा पॉइंट है ए। अब सेम इस जैसा पॉइंट मुझे कहां मिलेगा, यहां पे आके, ठीक है। ये ए डैश, तो ए और ए डैश के बीच की जो डिस्टेंस है
इसी को मैं क्या कहूंगा, वेवलेंथ। और वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा से। सपोज करो ये पॉइंट है मेरा बी और ये पॉइंट है मेरा बी डैश, ठीक है, और ये जो पॉइंट है मेरा, ये है मेरा पॉइंट बी डैश। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी को भी मैं क्या कहूंगा, लैम्डा। तो ठीक है, दो एडजेसेंट मींस ऐसा नहीं है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, अब आगे भी ऐसा करके पास करेगा तो यहाँ पे भी मैं मान लेता हूँ बी डबल डैश, कि बी और बी डबल डैश के बीच के डिस्टेंस को मैं लैम्डा कहने लगूं, नहीं, एडजेसेंट पॉइंट होने चाहिए, यानी कि साथ साथ वाले पॉइंट होने चाहिए, और ऐसे पॉइंट होने चाहिए जो सेम हाइट पे प्रेजेंट हो, ठीक है, और उनके बीच के डिस्टेंस को हमने क्या कहा है, हमने कहा है लैम्डा। तो लाइट की जो वेवलेंथ है वो है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी लाइट की, जो आज हमने लाइट की प्रॉपर्टीज कवर की हैं। अब आपके नेक्स्ट लेक्चर्स में हम फिनोमेना आपके स्टार्ट कर देंगे, रिफ्लेक्शन, इमेज फॉर्मेशन और मिरर में सबसे पहले हम जो है प्लेन मिरर से थोड़ी सी शुरुआत करेंगे, और प्लेन मिरर के बाद हम फिर जो है स्फेरिकल मिरर्स पे जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू।